नहीं। अब हम थोड़ी सी बात करने लगे हैं बेटा किसकी, हम बात करने लगे हैं अच्छा मुज्तबा बेग, आप लास्ट क्लास में नहीं थे केमिस्ट्री की? अलीना आप तो थी मेरे ख्याल है, मुज्तबा आप नहीं थे बेटा। ये नाइट्रोजन सल्फर की सारी डिस्कशन आपने मिस की है हमारे साथ। जी सर। वही तो बड़ा बैड सीन है भाई, रिकॉर्डिंग अभी मुझसे मांगना था कि साथ साथ करो, टेस्ट भी आ रहा है ना इसका। ये तो ऐसा चैप्टर है जो आपने किया तो बस साथ साथ टेस्ट दे सकते हैं, कोई कुछ भी नहीं है। पास पेपर के कोई भी क्वेश्चन इसका मुझे याद नहीं आ रहा जिसमें जरा सा 1% भी डिफिकल्ट, तो बिल्कुल यही चीजें जो आपने पढ़ी है वही आएगी। चलिए अब शुरू करते हैं थोड़ी सी बात सल्फर की। ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फर का जाहिर चैप्टर था, तो हमने नाइट्रोजन की तो बहुत सारी बात कर ली और ज्यादा मेजर पार्ट है भी नाइट्रोजन का। अब थोड़ी सी बात करेंगे सल्फर की, और सल्फर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि सल्फर भी एग्जाम में उतना ही पूछा जाता है जितना नाइट्रोजन आता है। अब जनाब सल्फर जो है वो किस रेफरेंस में पूछा जाता है, तो सल्फर का जो सबसे ज्यादा कंपाउंड जिसके बारे में आपने बात करनी है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा, वो है सल्फर का ऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर के केस में यहाँ पर आप देखोगे कि दो कंपाउंड्स का जिक्र बहुत ज्यादा होगा। एक हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड, एक है सल्फर ट्राइऑक्साइड, और एक जाहिर है कि इन दोनों से के अलावा है और वो है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फर से रिलेटेड सल्फर के सेक्शन में ये तीन कंपाउंड्स की बात हो रही है, बहुत आसान। असल मकसद है H2SO4 की बात करना, और H2SO4 को बनाने में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का भी रोल है, तो इसलिए उसकी बात भी हो रही है। अब समझने की बात यहाँ पर यह है कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है नेचर में, तो जवाब है नहीं। होता यह है बेटा कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर का जो सोर्स है, सबसे बात सब इंपॉर्टेंट और पहली बात जो समझा रहा हूं आपको, कि ये आता है जैसे नाइट्रोजन का सोर्स क्या था भाई, एयर था। नाइट्रोजन कहां से आ रही थी, एयर से आती थी, और एयर ही सबसे मेजर सोर्स था। तो सल्फर का जो सोर्स है ना वो दो सोर्सेज है। सल्फर जो है ऑल फॉसिल फ्यूल्स, यानी जो जमीन के अंदर डिग्रेडेशन से बनने वाले फ्यूल है, जैसे कोयला जो है वो जमीन के अंदर ग्रेजुअली डिग्रेड होकर बनता है, ऑयल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, ये जितने भी जो फॉसिल फ्यूल्स है ना फर्नेस ऑयल हो गया, फर्नेस ऑयल जो निकाल रहे हैं आप वो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से निकाल रहे हैं, तो वो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं जो जमीन में हजारों साल सड़ने और गलने और जमीन के टेम्परेचर की वजह से ग्रेजुअली फॉर्म हुए हैं, तो उनके अंदर सल्फर की जो है ना वो इम्प्योरिटी होती है, कंटेन सल्फर। और जाहिर है कि होता क्या है कि जब आप ऐसे फ्यूल को निकालेंगे, अब आपने क्रूड ऑयल निकाला, आपने जनाब अली कोल निकाला, अब आप कोल को जला रहे हो, तो जब कोल को आप जला रहे हो, क्यों जला रहे हो, क्योंकि फ्यूल आप जलाते हो टू गेन एनर्जी, तो आप एनर्जी अब हासिल करने के लिए जब फ्यूल को बर्न कर रहे हो तो बेसिकली सल्फर भी बर्न होगा, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट व्हाट, सल्फर डाइऑक्साइड। एम आई क्लियर अलीना मुबीन? From where you get sulfur dioxide? By burning that fossil fuel you will get, because it contains sulfur content, तो when you will burn it तो obviously इससे क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। अलीना मुबीन आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बेटा। यस सर। एंड देन सेकंड जो सोर्स होता है वो उसका होता है वोल्केनो इरप्शन। अलीना आपने अभी टेस्ट नहीं दिया, कल परसों कोई टेस्ट हुआ था, आपने वो टेस्ट नहीं दिया, मुझे पता चला, सही बात है ये? अदीना का रिस्पॉन्स फिर गायब हो चुका है। वोल्केनो इरप्शन, अच्छा वोल्केनो इरप्शन भी याद रखना बड़ा आसान है, क्योंकि वोल्केनो इरप्शन जाहिर है अगेन वही बात आ गई कि आप समझो कि कई सालों तक वोल्केनो जो है अंदर वो पकता रहता है, उसके बाद उसमें जब वो फटता है तो उसके अंदर भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा, तो दो सोर्सेज हैं। अच्छा अब चूंकि फॉसिल फ्यूल्स यूजुअली जैसे क्रूड ऑयल है, फर्नेस ऑयल है, ये सारे जो है ना डायरेक्टली इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, तो आप यूं भी कह सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स कंटेन सल्फर, और जब इंडस्ट्री में जाकर हम उसे कंबस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल कंबस्शन हो रही होती है, इंडस्ट्रियल कंबस्शन हो रही होती है, तो आप देखते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो सल्फर सब में मौजूद है, तमाम फॉसिल फ्यूल्स में सल्फर मौजूद होता है जब आप बर्न करते हैं, अब इनको इंडस्ट्री में ले जाके, या वोल्केनो इरप्शन जिसमें नेचुरली सल्फर होता है, जब वो बर्न होकर इरप्ट होता है तो उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई। अब जनाब आली, इस सल्फर डाइऑक्साइड का जो रोल है ना वो क्या है, दो रोल है। ये सल्फर डाइऑक्साइड से याद रखिएगा, बात शुरू की मैंने, ये सल्फर डाइऑक्साइड दो लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये सल्फर डाइऑक्साइड नुकसान है इसका, वो क्या, कि यही सल्फर डाइऑक्साइड है जो कि एसिड रेन बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस सल्फर डाइऑक्साइड is a pollutant, it is an atmospheric pollutant, and this plays an important role in the formation of, yes please, formation of acid rain, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एसिड रेन। एंड सेकेंडली
जो सल्फर डाइऑक्साइड का पॉजिटिव यूजेज है वो है क्या है बेटा कि इट इज यूज इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जरा समझिएगा बेटा, पैटर्न लूज नहीं करना है। तो हमने कहा सल्फर से शुरू किया है। सल्फर का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, जो नेचुरली सल्फर कंटेंट होने की वजह से जब आप किसी भी फॉसिल फ्यूल को जलाते हो तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाती है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड दो तरह का रोल प्ले कर सकती है। एक तो अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया, भाई इंडस्ट्री में फ्यूल बर्न हो रहा है, धुआं निकल रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड एयर में दाखिल हो जाएगी और वहां पर ये एसिड रेन कॉज करती है। और सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, सेकेंडली आप सल्फर डाइऑक्साइड के जरिए सल्फ्यूरिक एसिड भी बना सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ एसिड, दैट इज एसिड रेन। यानी अब मैं आपको पहले कराने जा रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। तवज्जो नहीं हटनी चाहिए बेटा, हम करने जा रहे हैं फॉर्मेशन। और ये बहुत ज्यादा आता है, 4 मार्क के अंदर आता है। ये ओ लेवल में तो बस कुछ भी लिख देते थे, सही लिख कर देता था। यहाँ पर जो सीक्वेंस है ना बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। मुश्तबा तुमने सल्फर वाला पार्ट पढ़ रहे हो पूरा, नाइट्रोजन वाला पार्ट तुमको रिपीट करना होगा, कल टेस्ट भी है इसका। फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। अब एसिड रेन कैसे फॉर्म होती है जरा समझिएगा बेटा। एसिड रेन को फॉर्म करने में अकेला सल्फर डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि इसके लिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी रिस्पॉन्सिबल है। अब ये कैसे होता है, इसका सीक्वेंस समझना है। मैंने आपको नाइट्रोजन पढ़ाते हुए बताया था कि एसिड रेन में जाके दोबारा मैं कराऊंगा, ये वाला पार्ट मैंने नाइट्रोजन में छोड़ दिया था। तो आप जरा समझिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड से अकेला एसिड रेन नहीं क्रिएट होता, बल्कि इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रोल है। और एग्जैक्टली क्या रोल है ये समझना है। तो आए समझते हैं और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। होता क्या है, आप जानते हैं नाइट्रोजन इज अ हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल। स्टेप 1 बता रहा हूँ, नाइट्रोजन इज अ हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल, लेकिन कार के एग्जॉस्ट में पढ़ा है ना आपने, कार के एग्जॉस्ट के अंदर या लाइटनिंग इफेक्ट जब होता है, इलेक्ट्रिक आर्क जब आती है, बिजली जब चमकती है और एयर पे गिरती है, तो इन दीज टू कंडीशंस नाइट्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यस और नो? यस सर। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पर आगे लिख भी दूं तो ये कब कब होता है कि जब लाइटनिंग इफेक्ट था, ये मैंने शुरू में लिखवा चुका हूँ। लाइटनिंग इफेक्ट होता है अमान मुश्तबा तब होता है, या फिर कार के एग्जॉस्ट में। कार के एग्जॉस्ट में क्यों? कि मैंने आपको बताया था गाड़ी के अंदर आप जब गाड़ी चला रहे हो तो मुसलसल एयर जारी होती है और वो एयर हाई टेम्परेचर पर जाकर जो है वो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाते हैं, तो ये इफेक्ट कार एग्जॉस्ट। अब नाइट्रोजन तो था बड़ा स्टेबल मॉलिक्यूल, लेकिन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो स्टेबल नहीं होता। तो वो क्या करता है, वो फर्दर आने वाली, क्योंकि एयर में अगर बना है ये गैस तो एयर में फर्दर ऑक्सीजन भी मौजूद है। और अगर इवन के कार एग्जॉस्ट भी बना है तो कार एग्जॉस्ट के अंदर भी मजीद एयर आ रही है, मजीद ऑक्सीजन आ रही है। तो नाइट्रोजन जो मोनोऑक्साइड है, व्हिच इज नाइट्रस ऑक्साइड, इट फर्दर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म NO2। इट फर्दर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट? NO2। एम आई क्लियर? पहले दो स्टेप समझ में आते हैं ना? यस सर। अब होता क्या है कि दिस NO2 बेटा, ये ओ लेवल्स में नहीं था। ओ लेवल्स में आप कुछ भी पेल देते थे, यहाँ पर ये नहीं पेल सकते। बिल्कुल क्लियर कट आपको ना स्टेप्स पता होना चाहिए। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना बेटा, दिस एक्ट एज अ कैटलिस्ट। This act as a catalyst for what? For the conversion of, ये आ गया स्टेप 2। पहले दो स्टेप लाइन से वो। अब SO2 जो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से आ रही है ना, एयर में आ रही है। अब एयर में ऑक्सीजन पहले से मौजूद है। एयर में ऑक्सीजन क्या है बेटा? पहले से मौजूद है। तो आपको मालूम होगा कि SO2 फर्दर ऑक्सीडाइज आसानी से नहीं हो सकती। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ना, दिस एक्ट एज अ कैटलिस्ट, दिस एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू कन्वर्ट SO2 टू SO3। इसको आप यूं भी लिख सकते हो और इसको यूं भी लिख सकते हो कि SO2 NO2 से कंबाइन हो गया एंड SO3 बन गया और NO2 वापस NO में। दोनों तरीके हैं सही लिखना, दोनों तरीकों से आपको आना चाहिए। दोनों तरीके एक ही बात बता रहे हैं। यानी SO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कैटेलाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू SO3। और SO3 नॉर्मली नहीं बनता। अगर हम SO2 O2 को वैसे छोड़ देते ना विदाउट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये आपस में रिएक्ट नहीं कर पाते। तो बेसिकली आप समझ रहे हो कि नाइट्रोजन वाला जो पार्ट है वो इस प्रोसेस को हवा दे रहा है, इस प्रोसेस को स्पीड अप कर रहा है, इस प्रोसेस को कैटलाइज कर रहा है। अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं होती तो SO2 O2 के साथ नॉर्मली कंबाइन नहीं होता, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्योंकि SO2 एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, स्टेबल कंपाउंड होता है। बट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डायरेक्टली इट कैटेलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ SO2 इनटू SO3। अब अगर आप देखें तो बात समझ में आ जाएगी। जब ये दोबारा NO बन गया, यहां पर देखें दोबारा ये NO बन गया, तो क्या ये NO फर्दर दोबारा इस रिएक्शन में जा सकता है? ये वाले स्टेप में वापस जा सकता है?
बोलिए। यस सर, यस NO जो है वो सर। फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके दोबारा NO2 बन जाएगा, भाई सबको समझ में आना चाहिए। और ये NO2 फिर से कैटलाइज करेगा SO2 को SO3 में, दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा NO में, फिर NO जाके फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा NO2 बन जाएगा। तो अगर आप समझ पाए हो तो ये कैटलिस्ट क्यों कहला रहा है, क्योंकि ये रिसाइकल होता रहेगा। क्या ख्याल है, NO2 पहले नाइट्रोजन से NO बना, NO से NO2 बना, NO2 ने जाके कैटलाइज किया कन्वर्जन को, वापस NO बन गया। अब NO फिर ऑक्सीडाइज होगा, NO2 बनेगा, फिर ये जाके कैटलाइज करेगा, वापस NO बन जाएगा। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? नो सर। बेटा सबको बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? आ रही है सर। मुश्तबा, अमान, बेटा बात समझ में आ आ रही रही है, है तो बताओ, नहीं आ रही तब भी बताओ। आ रही है सर, आ रही है सर। रिसाइकलिंग किसकी हो रही है, सबको क्लियर हो गई है? और कैसे हो रही है, क्लियर हो गई है? यस सर। ओके। अब जनाबे आली, वंस आपके पास ये SO3 आ जाता है ना बेटा, देन क्या होता है बच्चों कि दिस SO3 रिएक्ट्स विद द ह्यूमिडिटी। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर कंटेंट है ये उससे रिएक्ट करता है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वेपर्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये SO3 जो है वो वाटर से, जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है उससे SO3 गैस ये रिएक्ट करती है उस एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी से, वाटर से, एंड देन दिस रिजल्ट्स इन द वेपर्स ऑफ H2SO4 जो हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर बेटा सस्पेंड होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं। लेकिन जब बारिश होती है, सीजन आता है मूनसून का और बारिश होती है, और जब थोड़ी बारिश होती है तो कम पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। जब वो वाला सीजन आता है तो होता क्या है, इमेजिन कीजिए कि आपके पास ये लैंड है, जस्ट इमेजिन कि ये तुम्हारी जमीन है, ठीक है, और यहाँ पर दरमियान में क्या था, अब तक वाटर वेपर, ये H2SO4 के वेपर जो है वो सस्पेंड हुए हुए थे, यहाँ पर ऐसे कुछ हवा में ही सस्पेंड हुए हुए थे, ठीक है। लेकिन जब बारिश होगी, जब बारिश का टाइम आएगा तो बेसिकली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर के साथ ये वेपर जो हैं वो डिसॉल्व होकर कहाँ आ जाएंगे, they will come on the surface. Is that clear? So basically this rain, because it contains dilute quantities of sulfuric acid, that is why we call it acidic rain या acid rain. ये समझ में आ गया एसिड रेन कैसे फॉर्म होती है एग्जैक्टली exactly? इसमें नाइट्रोजन का क्या रोल है और सल्फर का क्या रोल है, क्लियर है ये बात? यस सर। अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं कि एसिड रेन से नुकसानात क्या होते हैं। जी किसी को मालूम है एसिड रेन के साइड इफेक्ट्स बताएगा कोई? ये तो ओ लेवल से भी पढ़े थे ना, क्या क्या नुकसान होते हैं? लैंड इनफर्टिलाइज हो जाएगी। चलें ये भी प्रॉपर तरीके से आपके साथ डिस्कस कर लेते। थोड़ी एनर्जी लेकर आ जाओ बच्चों क्लास के अंदर। अमान तुमने पढ़ा हुआ नहीं है, मुश्तबा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एसिड रेन। देखिए बेटा सबसे पहले इट डैमेजेस लाइमस्टोन बिल्डिंग्स। जो लाइमस्टोन बिल्डिंग्स होती हैं आपको मालूम है, ठीक है, डैमेजेस, बिल्डिंग से शुरू कर लिया मैंने, ऊपर से नीचे आ रहा हूं मैं। लाइमस्टोन बिल्डिंग्स, क्यों लाइमस्टोन बिल्डिंग्स? ये जो सीमेंटेड बिल्डिंग्स हैं, लाइमस्टोन बिल्डिंग का मतलब आप जानते हो हर बिल्डिंग में क्या होता है, सीमेंटिंग हुई भी होती है ना, और सीमेंट जो है वो मेजरली कंटेन यस करता है सर। कार्बोनेट्स। सीमेंट जो है वो मेजरली कंटेन करता है कार्बोनेट, जो कि लाइमस्टोन ये कार्बोनेट कंटेनिंग होते हैं, यानी लिख भी देता हूं मैं कार्बोनेट। और आप ओ लेवल्स में पढ़ चुके हैं कि क्या एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करता है? यस सर। तो बेसिकली डैमेज कैसे हो रहा है बेटा कि जो एसिड है वो कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है, और कार्बोनेट से जब आप रिएक्ट करता है एसिड जो कि सीमेंट में मौजूद है, तो वो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो बेसिकली वो जो सीमेंटेड स्ट्रक्चर है उसको वो सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा। आप देखें बारिश के बाद जो सीमेंटेड बिल्डिंग होती है व्हाइट व्हाइट हो जाती है, पूरी सीमेंट के ऊपर व्हाइट व्हाइट पूरे निशान आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? बिकॉज वहां पर रिएक्शन हुआ था, उससे सॉल्ट बना और उससे सीमेंट डैमेज हुआ, तो इसलिए डैमेजेस लाइमस्टोन बिल्डिंग। एम आई क्लियर? यस सर। सेकेंडली इट ऑल्सो कॉज, क्योंकि अब आप बिल्डिंग में सिर्फ सीमेंट तो नहीं है बल्कि लोहा, आयरन भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे स्टैचूज हैं, पोल्स हैं जहां पर मेटल्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो बेटा एसिड रेन जब गिरती है तो आप जानते हैं एसिड जो है वो रस्टिंग को प्रमोट करता है, तो कॉज रस्टिंग ऑफ मेटल्स इन स्टैचूज, पोल्स, बिल्डिंग के अंदर भी जो मेटल इस्तेमाल हो रहा है इन सबको रस्ट करता है, जिससे सी लाइफ खत्म होती है। ये तो दो बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हो। अब ये तो आगे बिल्डिंग पर। अब इसीलिए आप देखिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में जब बनाया था उसको पहले क्या कलर था, अब क्या कलर हो गया, रस्ट खा खा के। अच्छा
उसके बाद आप आ जाओ, कैसे मिस नहीं करोगे तुम, मेक श्योर करो अब ये पानी जमीन पे गिरा। अब जमीन पे जब गिरा तो अब ये सॉइल को क्या करेगा भाई, जब जमीन पे गिरा एसिड रेन तो क्या करेगा, डिक्रीजेस Infertilize. pH ऑफ सॉइल, दैट इज एसिडिक सॉइल कॉज करेगा। अब एसिडिक सॉइल में क्या प्लांट ग्रो कर सकते हैं, बोलिए बेटा? No, sir. नहीं कर No, सकते, sir. क्योंकि उनको पीएच चाहिए होती है। लेकिन इसका एग्जैक्ट रीजन बताऊं मैं क्या होता है? होता ये है कि जब सॉइल एसिडिक हो जाती है ना, तो इससे एक चीज रिलेट करता हूं बेटा, जिसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम आयन टॉक्सिसिटी। होता यह है कि जब सॉइल की पीएच कम हो जाती है ना बेटा, तो होता यह है कि सॉइल में जो एल्यूमिनियम कंपाउंड होते हैं ना, उसमें से एल्यूमिनियम आयन सेपरेट हो जाता है। और ये एल्यूमिनियम आयन जो है वो हाईली टॉक्सिक होता है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। एल्यूमिनियम आयन चाहे मैं ले लूं चाहे तुम ले लो, अगर आयोनिक फॉर्म में हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम को सेपरेट आयोनिक फॉर्म में, तो ये जो है वो नुकसानदेह होता है, टॉक्सिक होता है। तो बेसिकली एसिडिक सॉइल जब हो जाती है तो उसमें एल्यूमिनियम आयन टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है। बस इतना याद रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाओ, कि पीएच डिक्रीज होती है, सॉइल एसिडिक हो जाती है। और इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं अमान? हम बता चुके हैं कि अगर सॉइल एसिडिक हो जाती है तो क्या करते हैं, इसको किससे ट्रीट करते हैं बेटा? सर बेस कौन सी कैल्शियम बेस थी? हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसका भी नुकसान हो सकता है अगर एक्सेस में इस्तेमाल कर लिया जाए। जी अभी हाँ जी सबाहत, सर। क्या नुकसान हो सकता है? Yes, sir. वो अमोनियम कंपाउंड में से अमोनिया Ammonium. रिलीज करा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई Yes. सॉइल एसिडिक। अब सॉइल के अलावा बेटा अभी सारा जो बारिश का पानी है, चाहे सॉइल वाला हो या डायरेक्ट गिरे, ये आखिर में कहाँ जाएगा? क्या रिवर्स में, लेक्स में जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. इन लेक्स। और जब वहां जाएगा तो क्या वहां पर भी एसिडिक रेन हुई है, डायरेक्ट भी हुई है और पानी भी एसिडिक होकर आया है, तो वहां पर भी पीएच डिक्रीज होगी। Yes, sir. तो बेटा जब वहां भी पीएच डिक्रीज होगी ना, तो वहां पर भी क्या होगी, एल्यूमिनियम आयन टॉक्सिसिटी होगी। यहाँ पर बच्चों को लगता है पानी में सिर्फ एक ही मसला होगा जो यूट्रोफिकेशन मैंने पढ़ाया था। नहीं नहीं नहीं, याद रखना एसिड रेन से क्या होगा, एल्यूमिनियम आयन टॉक्सिसिटी होगी जहां भी ऑर्गेनिक है। और दैट वुड बी टॉक्सिक टू एक्वेटिक लाइफ, टॉक्सिक टू एक्वेटिक लाइफ। एम आई क्लियर? सो ये एसिड रेन के कॉन्सिक्वेंसेस तुम इस तरह से लिखोगे तो इसमें मिस नहीं होगा। इसमें एक और चीज भी होती है, वो भी बता दूं अगर आप सुनने की हिम्मत रखते हैं। कि होता क्या है कि आपको मालूम होगा, कोरल्स का नाम सुना है? कोरल्स, कोरल रीफ्स का नाम सुना है? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपने कभी नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह देखा हो, कोई डॉक्यूमेंट्री देखा हो, तो पानी के अंदर वो स्टोनी किस्म के ऑर्गेनिज्म, देखने में लगता है पत्थर है, देखने में क्या लगता है, पत्थर है। लेकिन ये क्या होता है बायोलॉजिकली बेटा, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिसाइल होते हैं, पत्थर की तरह होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर अल्लाह ताला ने नेचुरली क्या दिया हुआ है, शेल दिया हुआ है। अब इसका रोल क्या होता है, याद रखो कोरल रीफ्स के दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहला रोल ये होता है कि ये छोटे छोटे पत्थर या बड़े बड़े जो पत्थर कोरल्स की फॉर्म में होते हैं, इन के अंदर ना छोटी छोटी मछलियां अपने आप को छुपा पाती हैं, ताकि उनका बहुत जरूरत से ज्यादा शिकार ना हो, नंबर वन। नंबर टू, ये जो कोरल्स हैं, चूंकि इनकी सरफेस रफ होती है, तो जब पानी फ्लो कर रहा होता है ना, तो ये पानी के फ्लो में रेजिस्टेंस क्रिएट करके उस फ्लो को ब्रेक करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्या कहा मैंने? कि कोरल रीफ्स जो होते हैं, एक तो ये शेड होते हैं फॉर स्मॉलर एक्वेटिक लाइफ, टू अवॉइड देयर हंट। एंड सेकेंडली क्या बोला मैंने, कि रफ surfaces majorly contribute to break water current। जो वाटर का फ्लो हो रहा होता है, वाटर करंट होता है, उसको ब्रेक करने में। डज दिस मेक सेंस? Yes, sir. No, It does. sir. अब इमेजिन करो, अच्छा ये अब जो शेल होता है इसका, बच्चों इसका जो शेल होता है, ये कार्बोनेट्स का शेल होता है। किसके शेल होते हैं? कार्बोनेट के। तो अब क्या होगा कि जब एसिड रेन होगी, आप जानते हैं कि एसिड रेन क्या करेगी, इनके शेल्स को आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व कर देगी। यस और नो? Yes, sir. Yes. अलीना बात समझ में आ रही है? सही है, जो कोरल रीफ्स का सेकंड पॉइंट है, रफ सर्फ, ये वाला समझ नहीं आया। भाई इमेजिन करो ना कि यहाँ पर मैं भी समझा, डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ कि ये बड़े बड़े जो है वो कोरल्स पड़े हुए चट्टानों की तरह, और पानी फ्लो करता है। तो बेसिकली ड्यू टू देयर रफ सरफेस इन बिटवीन द फ्लो ऑफ वाटर, दे रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ वाटर। ये पानी के फ्लो को बहुत तेज होने से रोकते हैं। भाई आप सोचो ना, पानी बह रहा है, तुमने सामने आगे पत्थर रख दिया, तो पानी को रोकेगा ना वो फ्लो को। यस सर। तो बिल्कुल ही। अब इमेजिन करो बेटा, अमान, अलीना, सबाहत, अबीहा, मुश्तबा के रीफ्स के शेल्स डिसॉल्व कर दिए एसिड रेन ने।
तो क्या होगा, जब रीफ के शेल डिसॉल्व हो गए तो दो मसले हो जाएंगे। पहला कि जो तो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म छुप जाते थे और उनकी ओवर हंटिंग नहीं होती थी, देखो ओवर हंटिंग जो है वो क्या करेगा, इकोलॉजिकल साइकिल को डिस्टर्ब कर देगा ना भाई। अगर एक ऑर्गेनिज्म की बहुत ज्यादा हंटिंग हो जाए, बहुत ज्यादा शिकार हो जाए, तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा ये कि जो उसके ऊपर फीड कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो ये बैलेंस खराब हो जाएगा ना लाइफ का। यस और नो? Yes, sir. चलो Yes, ये sir. तो ये तो बहुत बायोलॉजिकल बात हो गई। लेकिन अगर कोरल रीफ्स के शेल डिसॉल्व हो गए तो बेटा क्या होगा कि वाटर के अंदर जो करंट ब्रेकिंग होती थी, यानी वाटर का फ्लो जो ब्रेक होता था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रीफ्स, तो वो वाटर फ्लो ब्रेकिंग स्लो हो जाएगी और वाटर फ्लो तेज से तेज होता रहेगा। और जब ये वाटर फ्लो तेज से तेज होगा तो खास तौर पे जो साहिली इलाके हैं वहां पर नेचुरल फ्लडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बात समझ में आई? कि जब Yes, किसी yes, जगह पे sir. समझ. एसिड रेन ज्यादा होगी तो वहां पर कोरल्स का रीफ्स, कोरल के जो शेल्स हैं वो डिसॉल्व होने की वजह से जो थ्रू आउट वो वाटर के फ्लो को कम करते जा रहे होते हैं, वाटर के करंट को ब्रेक कर रहे होते हैं, वो करंट ब्रेक नहीं होने की वजह से वो वेव स्ट्रांग होती चली जाएगी एंड दैट वुड रिजल्ट इन दी frequent floodings. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. बेटा अमान, मुश्तबा, यहाँ तक बात सबको क्लियर है? अलीना, मुबीन? यस सर। तो जी ये सर। अब वापस चलते हैं। अगर हम याद करें तो हमने स्टार्ट किया था सल्फर विद सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? सल्फर से आता है, जो कहाँ पर मौजूद है बेटा? बोलते जाओ, शाबाश। याद करो मेरे साथ, फॉसिल Fossil फ्यूल्स और fuels. वोल्केनो में Fossil जब ये fuels. बर्न करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड से रिलेटेड दो कॉन्सिक्वेंसेज हैं। पहला नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है जो एसिड रेन है। एसिड रेन कैसे फॉर्म होती है, उसमें नाइट्रोजन का क्या रोल है वो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद एसिड रेन की कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं उसको भी डिटेल में लिख के बता दिया। और क्या जान लोगे मेरी? अब आ जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का दूसरा एस्पेक्ट जो है सल्फर डाइऑक्साइड से क्या बनाना बेटा? सल्फ्यूरिक Sulfuric acid. एसिड बनाना। और अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो यहां हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? कॉन्टैक्ट प्रोसेस की। इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा सबसे पहले मैं आपको जल्दी से कॉन्टैक्ट प्रोसेस समझा दूं क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के 4 स्टेप्स होते हैं, पहले मैं वो समझा दूं आपको, उसके बाद फिर डिटेल लेते हैं इसकी। पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ SO2। क्या आता है 4 नंबर में? और ये कैसे होता है? आप डायरेक्टली या तो नेचुरल फ्यूल ले आते हैं, फॉसिल फ्यूल, और उसका जो कंटेंट है सल्फर का उसमें मौजूद है, आप उसको बर्न करते हैं। जब बर्न करते हैं तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाती है। लेकिन इससे ज्यादा जो कॉमन तरीका है ना सल्फर डाइऑक्साइड हासिल करने का, वो ये नहीं है। वो ये है कि एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं आयरन पायराइट। होता क्या है, जमीन से जब लोहा निकाला जा रहा होता है तो ये उसके अंदर मौजूद, यानी जो जमीन से आयरन निकलता है, आयरन की एक्सट्रैक्शन जो होती है, सो आयरन की वन ऑफ द नेचुरल ओर जो है ना वो ये होता है आयरन पायराइट। इसका नाम लिख देता हूं मैं, दिस इज कॉल्ड एज आयरन पायराइट। तो असल तो मकसद है हमें सल्फर डाइऑक्साइड हासिल करनी है ना, तो दिस इज आयरन पायराइट। तो ये आयरन का एक ओर है। तो हम बजाय इसके कि सल्फर अलग से जो है ना वो फॉसिल फ्यूल में से निकालें, हम कहते हैं कि यार जब आयरन की एक्सट्रैक्शन जिस जगह पर भी हो रही होगी, भाई कोई ना कोई इंडस्ट्री होगी ना जहां आयरन की एक्सट्रैक्शन हो रही है, तो आयरन की एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि दिस आयरन पायराइट इज ऑक्सीडाइज्ड एट हाई टेम्परेचर। इस आयरन की एक्सट्रैक्शन में क्या स्टेप होता है, ये जो आयरन पायराइट होता है इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है हाई टेम्परेचर पे। एंड यू कैन सी, जब इसको ऑक्सीजन से हम रिएक्ट कराएंगे सो यू कैन क्लियरली सी कि ऑक्सीजन क्या करेगी बेटा, ऑक्सीडाइज करेगी आयरन को भी आयरन ऑक्साइड में, और सल्फर ऑक्साइड सल्फर ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड में। तो बेसिकली रादर देन फॉर कॉन्टैक्ट प्रोसेस, रादर देन कि हम जाकर कोल या कोई भी फॉसिल फ्यूल को अलग से बर्न करें और उससे सल्फर डाइऑक्साइड हासिल करें, उससे ज्यादा फीजिबल क्या है कि एक काम ऑलरेडी चल रहा था ना भाई, आयरन की एक्सट्रैक्शन तो हो ही रही थी, उस आयरन की एक्सट्रैक्शन में सल्फर शामिल होता है आयरन पायराइट में, तो वो जो ऑक्सीडेशन होती है उसमें, उसी में हमें लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है। तो इसलिए पहला स्टेप जो फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है वो आप डायरेक्टली सल्फर से भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जो बात सही है वो क्या है कि जो आयरन एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज हैं वहां पर जो आयरन पायराइट एक्सट्रैक्शन हो रही है उस प्रोसेस के दौरान हमें डायरेक्टली सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है। एम आई क्लियर? Yes, sir. देन उसके Yes, बाद जो sir. इसमें सेकंड स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी अगर आप इसको यूं भी समझ लें
इसको अगर मैं एक और तरह से नाम दे दूं, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड। और अब सेकेंड स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन, ये इसलिए हेडिंग अलग अलग लिख रहा हूं ताकि याद रखने में कोई ना कोई रेफरेंस रहे तुम्हारे, सल्फर डाई टू सल्फर ट्राई। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि आपको मालूम है, इक्विलिब्रियम आप पढ़ चुके हैं कि दिस इज द रिवर्सिबल स्टेप। इससे पहले वाले या इसके बाद वाले जो स्टेप्स हैं वो रिवर्सिबल स्टेप्स नहीं होते, लेकिन ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एक रिवर्सिबल स्टेप है, जहां पर SO2 को आप O2 से जब रिएक्ट कराते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि नॉर्मली रिएक्शन नहीं होता, यहाँ पर आपको वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट चाहिए होता है, और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस देनी होती हैं, जैसा कि 400 टू 450 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, विच इज अ हाई टेम्परेचर, एंड प्रेशर ऑफ 1 to 2 atm। प्रेशर इज नॉट दैट हाई, प्रेशर नियर टू नॉर्मल ही है, और ऐसा क्यों है ये हम बताते हैं, ठीक है। तो ये जनाबे अली SO2 फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें बेटा, SO3 में। तो अब SO3 की फॉर्मेशन तुमने दो जगह पढ़ ली, एक तुम पढ़ रहे हो यहाँ पर कांटेक्ट प्रोसेस में, और एक तुमने पढ़ी कि जब सल्फर डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी हो तो वहां पर भी वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, यस और नो। यस सर। यस सर। अब इसके बाद इस स्टेप की फर्दर डिटेल बाद में बताता हूँ, स्टेप ये है, ये कांटेक्ट प्रोसेस में आपने पढ़ा हुआ है। अब उसके बाद आ जाए फॉर्मेशन ऑफ ओलियम। तीसरा स्टेप होता है बेटा इसमें फॉर्मेशन ऑफ ओलियम, और इसके लिए भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है जो अभी बताऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ ओलियम, ओलियम क्या होता है कि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड हमने बनाया है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को हम H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं। इस सल्फर डाइऑक्साइड की मिस्ट को, धुएं को, फ्यूम्स को हम H2SO4, अब आप कहें सर H2SO4 तो बनाने जा रहे हैं, तो भाई मैं इसका जवाब यूं ही दे सकता हूं कि पैसा बनाने के लिए पैसा इन्वेस्ट भी तो करना पड़ता है ना। तो आप यूं समझ लो कि मजीद सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए थर्ड स्टेप में जो सल्फर ट्राइऑक्साइड के फ्यूम्स या मिस्ट बनते हैं, वी अलाउ इट टू रिएक्ट विद क्वांटिटीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, and then this result in the formation of a very important and unique compound जिसे हम ओलियम कहते हैं, H2S2O7। इसे हम ओलियम भी कहते हैं, और इसका एक नाम और होता है लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं, छोड़ दो, तो ओलियम कहते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट सब्र कीजिए। लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं, विच इज फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन आता है बेटा, और आप देखेंगे पेपर 2 में आया हुआ है बहुत दफा, फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक। लास्ट स्टेप है बेटा फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 4 स्टेप की कहानी थी। तो अब ये जो ओलियम आपने बनाया H2S2O7, ये वाटर से रिएक्ट कराया जाता है, ये लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, वाटर से इसको रिएक्ट कराया जाता है, एंड दिस गिव्स यू लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। दिस गिव्स यू लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर एक दो बातें आपको सुननी और समझनी पड़ेगी, और वो क्या है। पहली बात ये, अगर आपको एसिड रेन वाला रिएक्शन याद हो तो याद है एसिड रेन वाले में मैंने लिखा था कि SO3 बनी और डायरेक्ट वाटर से रिएक्ट कर सकती है टू फॉर्म H2SO4। यस सर। तो यहाँ पर सवाल आपके जहन में आना चाहिए था कि भाई एसिड, क्या ये बात पे सब अग्री करते हो कि जब हमने एसिड रेन, देखो ऊपर जाके दिखा देता हूँ, एसिड रेन जब मैंने लिखा है तो यहाँ पर देखो SO3 डायरेक्टली रिएक्ट कर रही है वाटर के साथ टू फॉर्म H2SO4। तो यहाँ पर Yes, sir. इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर SO3 बनी थी, हम डायरेक्टली भी तो इसे वाटर से रिएक्ट करा सकते थे या नहीं करा सकते थे। सर वो डाइल्यूट एसिड बन जाता है। रुक जाओ ना, पहले मुझे बताओ, डायरेक्ट वाटर से करा सकते थे या नहीं करा सकते थे, सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्ट बना सकते थे थर्ड स्टेप में या नहीं। यस सर। पहले मुझे इस पर सबका रिस्पॉन्स चाहिए। बना सकते थे या, यानी कॉन्शियसली तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई कि सल्फ्यूरिक एसिड थर्ड स्टेप में भी बनाया जा सकता था, हाँ या ना। यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा गुड हो गया। अब मेरे बच्चे सवाल ये है कि फिर ऐसा किया क्यों नहीं गया। हमने पहले ओलियम बनाया और उसके बाद फिर ओलियम को वाटर से रिएक्ट करा के हमने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, ऐसा क्यों किया। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया है, आए इसको समझाते हैं इसका। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मार्क स्कीम का आंसर उठा देता हूँ आपके लिए। होल्ड फॉर अ सेकंड। ये बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है और ये इतना ज्यादा यूजुअल यानी कॉमन टाइप का क्वेश्चन है कि आप बोलते हैं यार ये तो हमने पढ़ते हुए आप गौर ही नहीं करते कि ये क्वेश्चन भी कुछ बन सकता है इस बारे में। तो जरा इसको ले लेते हैं, ये आ, ठीक है। ये इन द लास्ट स्टेप वाटर कैन नॉट जस्ट रिएक्ट विद सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्यों? This is because a mist of poisonous and uncontrollable sulfuric acid
it will be formed। बेटा ऐसा इसलिए होता है कि देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड ना गैस है, और गैस जब लिक्विड से रिएक्ट करेगी ना तो तेजी के साथ करेगी और बहुत तेजी के साथ सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा जो कि वेपराइज होकर या फैलेगा छींटों की शक्ल में, और उसको बनाना बहुत अनसेफ हो जाएगा। देखो एयर के अंदर क्या होता था, एयर तो बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर है ना, उसके अंदर, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, बल्कि इतनी बड़ी एयर में वाइड स्प्रेड सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तो वो वाटर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड की वेपर्स बना दी थी, दैट वाज ओके। लेकिन यहाँ एक क्लोज कंटेनर के अंदर अगर आप सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, जो कि गैस ज्यादा तेज रिएक्ट करती है, आप उसको अगर सल्फ्यूरिक एसिड से डायरेक्टली रिएक्ट करा देते, सॉरी वाटर से डायरेक्टली रिएक्ट करा देते, तो सल्फ्यूरिक एसिड के तेजी के साथ जो है ना वो फ्यूज बनते और वो प्रोसेस को इंतहाई अनकंट्रोलेबल बना सकते थे, पॉइजनस बना सकते थे, सल्फ्यूरिक एसिड का धुआं इनहेल हो जाता। तो बेसिकली डिसॉल्विंग इट इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर जेंटल एंड सेफ। यानी पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड को आपने डिसॉल्व कर लिया है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, उससे बना लिया ओलियम, और फिर ओलियम को वाटर से, जो लिक्विड लिक्विड का रिएक्शन है, जो कंपैरेटिवली स्लो रिएक्शन होगा, लिक्विड लिक्विड के रिएक्शन से फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड को स्लोली और जेंटली बनाते हैं। दिस is much safer way। Basically, you are adding one more step of oleum for the